दोस्तों, मालदीव्स में मोहम्मद मोज़ू की सरकार बने अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और भारत विरोधी बनने की वजह से उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मोहम्मद मोज़ू के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अब्दुल्ला यामीन ने अपनी ही पार्टी को दो हिस्सों में करने का फैसला किया है और वे अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ये सब कुछ कैसे हो गया, चलिए डिटेल से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि भारत का इसमें क्या इंटरेस्ट है। दरअसल दोस्तों, जब मोहम्मद मोज़ू कुछ भी नहीं किया करते थे तब वह अब्दुल्ला यामीन के अंदर रहकर राजनीति किया करते थे। उस वक्त अब्दुल्ला यामीन को किसी केस की वजह से जेल जाना पड़ा और मालदीव का नियम है कि जब कोई व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है तो वह मालदीव का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ऐसे में अब्दुल्ला यामीन ने मोहम्मद मोज़ू, जो उस वक्त उनके वफादार और स्टूडेंट हुआ करते थे, उन्हें बुलाया और जेल में उनसे बात करते हुए कहा कि वह उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद जब मोहम्मद मोज़ू राष्ट्रपति बन जाए तो उन्हें दो काम करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें अब्दुल्ला यामीन को जेल से बाहर निकालना होगा और उसके बाद संविधान में बदलाव करने होंगे। ऐसे बदलाव जिससे मालदीव का सिस्टम भारत की तरह हो जाए और राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री को सारी ताकत दे दी जाए। इसके बाद अब्दुल्ला यामीन एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और वे फिर से वही ताकत हासिल कर सकेंगे जो एक वक्त उनके पास हुआ करती थी। दोस्तों, अब ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। जब भी मालदीव के राजनीति का जिक्र आता है तो ये बातें बताई जाती है कि किस तरह से मोहम्मद मोज़ू वहां के राष्ट्रपति बने। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अब जब मोहम्मद मोज़ू राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उन्होंने अब्दुल्ला यामीन को जेल से निकलवाकर हाउस अरेस्ट में तो भेज दिया, लेकिन संविधान में कोई भी फेरबदल नहीं किया। ऊपर से वह भारत के काफी ज्यादा खिलाफ हो गए। अब ऐसे तो अब्दुल्ला यामीन खुद चीन के समर्थन और पैसे का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही राजनीतिक शिष्य आज उनकी दी गई सलाह को नहीं मान रहे, तब उन्होंने अपनी पार्टी को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इसके बाद अब एक साल के अंदर ही मालदीव की सरकार को पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना होगा। बता दें कि यह वही इवेंट है जिसे लेकर हर कोई काफी एक्साइटेड है, क्योंकि ऐसा होता नजर आ रहा है कि अगले एक साल के अंदर ही भारत विरोधी मोहम्मद मोज़ू की सरकार गिर सकती है। दोस्तों, एक तो उनकी खुद की पार्टी दो हिस्सों में बट गई और अब्दुल्ला यामीन पहले भी मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास चीन का पूरा समर्थन तो है ही, साथ ही मालदीव के नेताओं में पुरानी मजबूत पकड़ भी है। ऊपर से मालदीव में प्रो इंडिया सरकार के मात्र 18,000 वोट से हार हुई थी, जिसकी वजह से मोहम्मद मोज़ू की सरकार के लिए समीकरण सही नजर आते हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि एक साल के अंदर जब मालदीव की संसद में फिर से सरकार को बहुमत पेश करना होगा तब मोहम्मद मोज़ू अकेले पड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से भारत संघ सरकार के पावर में आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चीन की सारी चालाकी भारत के सामने बेकार होती नजर आ रही है, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों भारत कूटनीति का राजा कहा जाता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मालदीव की सरकार पहले भी कई बार भारत के ऊपर यह आरोप लगा चुकी है कि भारत वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। ऐसे में ये जो भी अभी हो रहा है मालदीव के अंदर, ऐसी पूरी संभावना है कि इसमें भी भारत का कोई ना कोई रोल हो। वहीं दूसरी ओर जहाँ एक तरफ मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत ना आकर तुर्की के दौरे पर चले गए थे, ऐसे में अब तुर्की के लिए एक काफी बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने की जो उनकी कोशिशें थी वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि इतिहास में पहली बार एक काफी कट्टर विचारधारा वाला नेता पावर में आते हुए नजर आ रहा है, जो ऐसा नेता है जिन्होंने खुलकर इस्लाम और तुर्की पर काफी बड़े बयान दिए थे। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड के होने वाले नए नेशनल लीडर गीर्ट विल्डर्स के बारे में, जो आने वाले समय में नीदरलैंड के लीडर बन सकते हैं। इन्होंने तुर्की के ऊपर काफी कड़े बयान देते हुए कहा था कि तुर्की की सरकार उनके लोगों को बेवकूफ बना रही है कि वह कभी भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। गीर्ट विल्डर्स ने कहा था कि तुर्की के लोग यूरोपियन नहीं है, इसीलिए इन्हें यूरोपियन यूनियन में कभी भी जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने यह तक कहा था कि इस्लाम की विचारधारा यूरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और जहां एक तरफ यूरोप बस मानवाधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम बिल्कुल अलग है। इसी वजह से वह कभी भी नहीं चाहते कि तुर्की यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने या नीदरलैंड के साथ वीजा फ्री ट्रेवल शुरू हो। तुर्की को डर इस बात का लग रहा है
है कि उनकी जीत के बाद यूरोप में राइट विंग गवर्नमेंट की एक नई लहर शुरू हो सकती है। हमने देखा है कि कैसे ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और पूरे यूरोप में इराक, सीरिया जैसे देशों में आए मुस्लिम शरणार्थियों ने किस तरह के अपराधों को अंजाम दिया। न सिर्फ यूरोप को अपनी लिबरल और स्वतंत्रता भरी विचारधारा की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि आज इन देशों के नागरिक ही अपने ही देश में बंधक की तरह हो चुके हैं। ऐसे में यूरोप के अंदर मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से एक एक करके पूरे यूरोप में राइट विंग के नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की को भी काफी नुकसान होगा और ये भी संभव है कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन, जिन्होंने अपनी राजनीतिक हित के लिए तुर्की की फॉरेन पॉलिसी को काफी कट्टरवादी बना दिया, उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़े और आगे जाकर तुर्की में एक नई सरकार स्थापित हो जो अर्दोगन के मुकाबले काफी ज्यादा गुटनिरपेक्ष हो सकती है। तभी जाकर तुर्की फिर से यूरोप में अपनी छवि को रिस्टोर कर पाएगा। वरना अगर मुस्लिम शरणार्थियों की तरफ से किए जा रहे हमले ऐसे ही बढ़ते रहे तो यूरोप में हम बहुत जल्द ही चारों तरफ राइट विंग सरकारों का बोलबाला देख सकते हैं। दोस्तों, अब इन यूरोप के देशों के मुकाबले भारत में इलीगल तौर पर आए मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या भारत को भी इनको बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा कानून लाना चाहिए, या फिर भारत को भी यूरोप की तरह ही स्वतंत्र विचारधारा की वजह से इन्हें अपने ही देश में रहने देना चाहिए, जिसका खामियाजा भारत भुगत भी रहा है और आगे और भी ज्यादा भुगत सकता है। लेकिन अगर भारत इनको बाहर निकालता है तो भारत के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाए जा सकते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह की वायलेशन शामिल है। ऐसे में क्या भारत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।